तोते का एप्पल का व्यापार। सदियों पहले माधव वन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पंछी और जानवर निवास करते थे। उस जंगल में छुटकी नाम की तोती और मल्ली नाम की एक कौवी भी रहती थी। उन दोनों ने एप्पल का व्यापार शुरू किया था। कौवी ने अपनी दुकान को बहुत अच्छे से सजाया था। उस दुकान पर रखे सारे एप्पल लाल लाल और ताजे थे। दिखने में वो बहुत सुहावने लग रहे थे। आओ बहनों आओ, ताजा ताजा रसीले एप्पल ले जाओ, ताजा है एकदम ताजा। यूं जोर जोर से आवाज लगाने लगी। वहीं पास में रही तोती की दुकान साधारण सी थी और उसकी दुकान पर रखे एप्पल भी कुछ लाल तो कुछ हरे ऐसे ही थे। देखने में वो ज्यादा आकर्षणीय नहीं लग रहे थे। आओ बहनों आओ, रसीले एप्पल ले जाओ, बहुत मीठे एप्पल है, ले जाओ ले जाओ। यूं तोती ने भी आवाज लगाई। इतने में कौवी की दुकान पर एक मोरनी अपनी बेटी को लेकर आई। मामा मुझे एप्पल चाहिए, माँ मेरे लिए खरीदो ना माँ। अरे बेटा क्या है ये सब, जो भी देखो तुम्हें चाहिए होता है। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल चाहिए माँ। यूं वो जिद करने लगी। हाँ ठीक है, अब चिल्लाओ मत, दिला देती हूँ। मोरनी अपनी बेटी को लेकर तोती की दुकान पर गई। पर मोरनी की बेटी चिन्नू ने कहा, माँ तुम्हें यहाँ लेकर आने के लिए किसने कहा माँ? ये फल देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, और उस दुकान पर देखो ना माँ, कितने लाल लाल और बड़े बड़े एप्पल है। मुझे तो वही एप्पल चाहिए माँ। माँ ने चिन्नू की बात मानी और तोती की दुकान से निकलकर कौवी की दुकान पर चली गई। तो इस तरह कौवी की दुकान पर रहे एप्पल बड़े बड़े और लाल होने की वजह से उसी की दुकान पर एप्पल की बिक्री ज्यादा होती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह कौवी की दुकान पर एप्पल की बिक्री बहुत अच्छे से हुई, जिससे उसकी नाक ऊंची हो गई और वो इसी घमंड के साथ तोती के पास गई। क्या हुआ चुटकी, लगता है तुम्हारे एप्पल्स की बिक्री हुई ही नहीं है। वैसे भी आजकल भला कौन स्वाद देखता है, बस बाहर से दिखने में अच्छे होने चाहिए फल। मेरे एप्पल्स को देखो, दिखने में कितने लाल और बड़े हैं, तभी तो मेरी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। मेरी बात मानो तो तुम भी ऐसे वाले फल ही लेकर आया करो, तुम्हारा भी व्यापार अच्छा चलेगा। यूं उसे चिढ़ाते हुए कवि ने कहा। इस पर तोती बोली, सिर्फ दिखने में ही अच्छे हो ऐसा मानना अविवेकता होगी, क्योंकि ये कोई वस्तु तो नहीं, खाने की चीज है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा इसका स्वाद। अगर फल में स्वाद ही नहीं है तो भला उसका रंग अच्छा हो या वो दिखने में बड़ा हो, उसका क्या फायदा। वैसे भी मेरा मानना है कि फलों को प्राकृतिक रूप से ही बढ़ना चाहिए। इस तरह उगाए फलों को खाना घास चरने के बराबर ही होगा। वे दोनों आपस में यूं बात कर ही रहे थे कि अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। तोती ने अपने दुकान पर रहे सभी एप्पल तुरंत समेट लिए, पर कौवी अपनी दुकान से दूर थी, इसलिए जब तक वो वहां पहुंच पाती उसके सारे एप्पल हवा से जमीन पर गिर गए। कौवी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। हाय हाय, मेरे सारे एप्पल जमीन पर गिर गए। वो जल्दी जल्दी सारे एप्पल समेटने लगी। तोती ने भी आकर उसकी सहायता की। तुम्हारा बहुत धन्यवाद तोती, अगर तुम मेरी मदद न करती तो आज मेरे बहुत सारे एप्पल नष्ट हो जाते। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत, हम भले ही दोस्त न हो पर एक दूसरे को जानते तो हैं ही। तोती ये कहकर वहाँ से जाने लगी। तुम्हें यूं खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बोलो तुम्हें क्या दूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो मुझे बस इनमें से एक एप्पल दे देना। हाँ क्यों नहीं, ले लो। कौवी ने उसे एक एप्पल दिया। अगली सुबह हर रोज की तरह कौवी ने अपनी दुकान खोली और उसे सुंदर सजाया। तोती ने भी हर रोज की तरह अपनी दुकान खोली, पर तोती ने इस बार अपनी दुकान के सामने कौवी की दुकान से लिया एप्पल काट कर रखा और एक एप्पल अपनी दुकान से निकालकर काट कर सामने रखा। कौवी ने ये देखा पर उसकी समझ में नहीं आया, आखिर ये छुटकी कर क्या रही है। इतने में तोती की दुकान पर एक कबूतरी आई। ये आपने क्या खाने के लिए काट कर रखा है? जी हाँ, पहले आप इसे चखिए। तोती ने कौवी की दुकान से लिया एप्पल का एक टुकड़ा निकालकर कबूतरी को दिया। ये ठीक ही है। जी अच्छा, अब ये खाकर देखिए।
इस बार तोती ने उसके एप्पल का एक टुकड़ा निकालकर कबूतरी को खाने के लिए दिया। कबूतरी ने जैसे ही उसे खाया वो चौंक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। पहले जो टुकड़ा आपने दिया था वो लाल जरूर था, पर उसमें इतना स्वाद नहीं था। ये हरा जरूर है, पर इसका स्वाद और इसकी मिठास बहुत बढ़िया। इससे कई ग्राहक उसकी दुकान पर आए और उस टुकड़े को चख कर तोती की दुकान पर ही एप्पल खरीदने लगे। कौवी ने ये देखा और वो आश्चर्यचकित हो गई। वो तोती की दुकान पर गई। कौवी ने भी तोती की दुकान पर प्लेट में रखा एप्पल का टुकड़ा चखा। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे माफ कर दो चुटकी, मेरे फल दिखने में जरूर बड़े और लाल है, पर उसमें इतनी मिठास नहीं। अब से मैं दिखावे को नहीं बल्कि उसके स्वाद को ही महत्व दूंगी। कौवी उस दिन समझ गई और उसने अपनी दुकान से सभी लाल बड़े एप्पल्स को निकाल दिया। प्राकृतिक रूप से उगाए हल्के भूरे रंग के ही एप्पल बेचने लगी। इस तरह उन दोनों का व्यापार अच्छे से फलने फूलने लगा। किल्लू और किच्चू नाम के चिड़े और चिड़िया की जोड़ी थी। एक दिन किल्लू के पास मिट्टू तोती आकर बोली, किल्लू भाभी कैसी हो? सब ठीक है? और बीगू कहाँ है? हम सब ठीक है। और बीगू शहर में जॉब करता है ना, वो तो कभी कभार ही आकर जाता है। खैर हमारी छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? हम सब ठीक है भाभी। और तुम्हारी बिटिया कैसी है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी ना? हाँ, तो सोच रही हूँ अगर बीगू जैसा कोई सयाना वर मिल गया तो इसी बरस उसके हाथ पीले करवा दूँ। इतनी बड़ी हो गई है वो। यूँ बातों बातों में रिश्ते के लिए उसने तीर चलाई। फिर उसने कुछ समय वहीं पर बिताया, इधर उधर की बातें की और विदाई लेकर तोती चली गई। तोती के वहां से चले जाते ही उसका पति किच्चू चिड़ा भी अपने साथ घर लौटते लौटते एक सुंदर सी कबूतरी को लेकर आया और अपनी पत्नी किच्चू से कहा, किल्लू पहचाना इसे? भला कैसे नहीं पहचानूंगी, ये उल्लू भाई की बेटी है ना। बेटा कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आंटी जी। सुना है इनके माता पिता को किसी शादी में जाना था। कह रहे थे बिटिया को बेकार में इधर उधर क्यों घुमाना, और अपने घर 2 दिन रहने के लिए भेजा है, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। यूँ किच्चू ने कहा। उस रात किल्लू चिड़िया ने अपने कमरे में पति किच्चू से कहा, सुनिए जी, समझ में नहीं आता सब क्या सोच रहे हैं। कोई आता है जानबूझकर बातों बातों में बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव रखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि शादी में जा रहे हैं, बेटे को घर पर रख लीजिए। भला क्यों? जिस बेटी की शादी की उम्र हो रही हो उसे शादी ब्याह में ले जाएंगे तो क्या बुराई है। इस उम्र की बेटियों को शादी ब्याह में रिश्तेदारों की नजर में पड़ना चाहिए ना। मेरी समझ में नहीं आता, अपना बेटा कुंवारा क्या रह गया, इन सब की उस पर आंखें ही टिकी हुई है। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ जी। फिर वहाँ पर वो कबूतरी आई। आंटी जी, मुझे नहीं लगता मेरे पिताजी आ जाएंगे। मैं सवेरे जल्दी से उठकर घर के सारे काम कर लूंगी। आप पूछने की कोई जल्दी मत कीजिएगा, कम से कम 1 दिन आराम कर लेना। यूँ उसके पिता ने जिस काम के लिए उसे भेजा था, वही किल्लू की नजर में सुगृहिणी बनने का, उस काम पर कबूतरी लग गई। कई बार मना करने पर भी कबूतरी ने किसी की नहीं सुनी। अगली सुबह जल्दी उठकर वो अपनी होने वाली सास किल्लू को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करने लगी। जब कबूतरी उस घर की बहू की तरह सारे काम कर रही थी तो चौंक कर चिड़े ने पूछा, किल्लू ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं हमने अपने बेटे की शादी तो नहीं करा दी? ये कबूतरी तो इस घर में ऐसे रम गई है जैसे ये इस घर की बहू बन चुकी हो। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा जी। अब तक तो लड़की के माता पिता बस रिश्ते की बात कर चले जाया करते थे, ये कबूतरी तो उससे 2 कदम आगे निकली। लगता है ये हमें इम्प्रेस कर इस घर की बहू बनने की सोच कर ही आई है। हमें किसी न किसी बहाने से इस कबूतरी को उसके घर भेजना होगा और जल्द ही अपने बेटे को यहाँ बुलाकर उसके शादी के बारे में कोई फैसला लेना होगा, वरना ना जाने हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये सोचकर पति पत्नी हैरान हो गए और जैसे तय किया था उन दोनों ने अपने बेटे को घर बुलवाया और लड़की के माता पिता के कारनामों के बारे में विस्तार से उन्होंने बेटे को बताया। बेटा बीगू, अब तुम्हें जल्द ही अपने शादी को लेकर कोई फैसला लेना होगा। इकलौता बेटा है हमारा, तेरी मर्जी के बिना तो तेरी शादी नहीं करेंगे ना। इसीलिए तो
100 बहाने बनाकर माता पिता जब अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर से जोड़ने आते हैं, हम कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें भेज देते हैं। पर बता, हम भला और कितने दिनों तक ये टालते रहेंगे? इसलिए आज तू ही बता दे, क्या तुझे इनमें से कोई रिश्ता पसंद है या तेरे मन में कोई और है? यूं किल्लू ने स्पष्ट ही पूछ लिया। तब बीगू ने अपनी माँ से कहा, माँ, बाबूजी, मैं पिछले कई दिनों से एक तोती को चाहने लगा हूँ, पर मैंने ये बात अब तक उससे नहीं कही। पहले आपको ही बता रहा हूँ। अगर उस तोती ने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकारा तो ठीक, वरना इनमें से जो भी आपको पसंद हो वही इस घर की बहू बनेगी। जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी हो, ऐसा जवाब दिया उस बेटे ने, जिससे माता पिता को समझ में नहीं आया कि वो उसके जवाब से खुश हो या सोच में पड़ जाए। दूसरी ओर इस जंगल के रिश्ते पड़ोसी जंगल से पिछले कई वर्षों से बिगड़े हुए थे। उन दो जंगलों के बीच आपस में इतनी नफरत थी कि उनके बीच एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जलाकर राख कर दे। उसी पड़ोस जंगल में चिड़े और तोती का एक जोड़ा था। रिक्कू उन्हीं की बेटी थी जिसे बीगू पसंद करता था। रिक्कू बहुत ही मिलनसार स्वभाव की थी, जंगल में सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और वो उसी कंपनी में जॉब करती थी जहाँ पर बीगू भी काम करता था। एक दिन जब छुट्टियां मनाने के लिए रिक्कू अपने घर पर थी, तब उनकी पड़ोसन कौवी अपनी बेटी की सगाई का न्योता देने के लिए उनके घर पर आई और रिक्कू की माँ तोती से उसने कहा, भाभी, कल मेरी बेटी की सगाई है, तुम्हें मेरे साथ रहकर सारे काम संभालने होंगे। हाँ, क्यों नहीं भाभी, वैसे भी क्या ये कहने की बात है? खबर भेजती तो मैं आ जाती। ऐसे कैसे, तुम कोई पराई थोड़ी ना हो कि खबर भेज देती। यूं वे दोनों बात कर रहे थे कि तभी रिक्कू तोती वहां पर आई और उसने पूछा, आंटी जी, इतनी जल्दी बेटी की शादी क्यों कर रही हैं आप? वो मुझसे भी छोटी है, उसे और पढ़ने देती। आओ बिटिया, तुम्हारे बारे में पूछने ही वाली थी, इतने में तुम ही आ गई। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हें ही अपनी घर की बहू बना लेती मैं। और रही बात बिटिया की, पढ़ाई उसके पल्ले नहीं पड़ती बेटा। अब जवान बेटी को भला कितने दिन अपने घर पर रखती, भला क्या करती? वैसे भी जमाना खराब है बेटा, इसीलिए सोचा बिटिया को अपने घर भेज दूं तो मेरे सर से जिम्मेदारी खत्म हो। जिम्मेदारी की बात तो ठीक है, पर क्या आपने पता किया कि लड़का कैसा है, क्या करता है? नहीं तो हमारे रिश्तेदारों ने ही ये रिश्ता लाया था, तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। आंटी, आप ऐसा कैसा कर सकती हैं? देखा नहीं आजकल कितने धोखे हो रहे हैं, इसलिए पहले से ही छानबीन कर लेनी चाहिए। खैर, लड़के के सारे डिटेल्स मुझे दीजिए, मैं इंक्वायरी करवाती हूँ। यूं रिक्कू ने कहा। यूं आस पड़ोस वालों का भला सोचने वाली नेक दिल वाली थी रिक्कू तोती। छुट्टियों के खत्म होने के बाद रिक्कू तोती ने वापस अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली। तब हिम्मत जुटाकर बीगू चिड़े ने रिक्कू तोती से अपने मन की बात कह दी। उस पर रिक्कू तोती ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल बीगू, जो आज तुमने कहा, यही बात मैं पिछले कई दिनों से तुमसे कहने की सोच रही थी। पता नहीं क्यों, जब से तुम्हें देखा है मन ही मन तुम्हें अपना मान लिया है। अब जब तुम कह रहे हो तो मेरी समझ में आ गया है कि यही प्यार है। यूं शर्मा कर रिक्कू ने कहा। इस तरह बीगू का अपने दिल की बात रिक्कू से कहना और रिक्कू के उसके प्यार को स्वीकार लेने से किल्लू और किच्चू की परेशानी जैसे दूर ही हो गई थी। उन दोनों की शादी के लिए किल्लू किच्चू मान गए, पर जंगल के बाकी पक्षियों ने आकर किल्लू किच्चू के घर में हंगामा मचा दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं? बीगू हमारे दुश्मन पड़ोसी की बेटी से शादी करेगा और आप भी उसकी शादी के लिए मान गए? हाँ भाई साहब, हमने अपने बेटे की खुशी की सोची और इस रिश्ते के लिए हमने हाँ कह दी। ऐसे कैसे हो सकता है किल्लू? वो लड़की अपने शत्रु की बेटी है, उससे भला रिश्ता तुम कैसे जोड़ सकती हो? इस रिश्ते से उस जंगल के पंछियों का यहाँ आना जाना तो शुरू हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बात से अनजान हो कि पड़ोसी जंगल से हमारे कैसे रिश्ते हैं। यूं उनकी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर बीगू ने किसी और से शादी का फैसला किया था। उस गुस्से को सभी ने दो जंगल की दुश्मनी के आड़ में उतारा ताकि किसी तरह वो रिश्ता टूट जाए और उन्हीं में से किसी की बेटी से बीगू की शादी हो जाए। पर बीगू नहीं माना। बड़ों को प्रणाम। क्या मेरी शादी की वजह से सबको इतनी तकलीफ हो रही है?
वैसे उनकी दुश्मनी से मेरा क्या लेना देना? जब मुझे उस लड़की से प्यार हुआ, मैं ये नहीं जानता था कि वो उस जंगल से है। अब पता चलने पर कैसे भूलूं? क्या आप में से कोई बता सकता है इस दुश्मनी की क्या वजह है? बीगू के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब एक मोर ने उससे कहा, हमें भला क्यों पता होगा? बड़ों ने कहा कि उस जंगल से दुश्मनी है, तो हम निभा रहे हैं। यूं मोर ने कहा। इस तरह बीगू की शादी को लेकर जंगल भर में बहुत सारे वाद विवाद हुए, पर बीगू के सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पर रिक्कू के घर वालों को और वो जिस जंगल में रहती थी, उनमें से किसी को रिक्कू की शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, और इसी वजह से बीगू और रिक्कू की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। पर ससुराल में कदम रखते ही रिक्कू की मुश्किलें शुरू हो गई। उस जंगल के सभी रहवासी किल्लू, किच्चू और बीगू के साथ अच्छे से ही पेश आते थे, पर उस घर की बहू बनकर आई रिक्कू तोती से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। जंगल वासियों के इस बर्ताव से किल्लू, किच्चू वाकिफ तो थे, पर उन्होंने किसी से सवाल किया नहीं, क्योंकि उनके आदर्श ही ऐसे थे कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा। पर एक दिन किच्चू को बहुत बुरा लग रहा था। किल्लू, जंगल में सभी टू मच कर रहे हैं ना? हमारे साथ तो अच्छे से बात करते हैं, पर अपनी बहू किच्चू को इस घर के सदस्य का दर्जा ही नहीं देते। बेचारी किच्चू को कितना बुरा लगता होगा ना? हाँ, सही कहा। पिछले हफ्ते चील भैया की बेटी की शादी थी ना, सभी को न्योता दिया उन्होंने, अपनी रिक्कू को छोड़कर। मैंने सोचा ठीक है, घर को न्योता मिला, एक एक को न्योता देने की क्या जरूरत है। ये सोचकर मैं उसे शादी में ले गई तो हर किसी ने रिक्कू से मुंह फेर लिया, किसी ने उससे बात नहीं की। उसका मुरझा चेहरा देखकर मुझे बुरा लग रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आता, हमें जब कोई दिक्कत नहीं तो इनको क्या परेशानी है। यूं किल्लू ने कहा। यूं 2 बरस बीत गए। रिक्कू तोती ने अपनी जॉब छोड़ी और घर पर ही रहकर सास ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन एक कबूतरी किल्लू को न्योता देने घर पर आई और बोली, किल्लू भाभी, हमारी बेटी की गोद भराई है, तुम्हें जरूर आकर उसे आशीर्वाद देना होगा। पर अपनी बहू को अपने साथ मत लेकर आना भाभी। गोद भराई है ना भाभी, किसी बांझ की परछाई उस पर गिरे ये अच्छा नहीं होगा। वही घड़ी रिक्कू ने उसकी बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। इसीलिए उस रात रिक्कू तोती ने अपने दिल का दर्द पति के साथ यूं बांट लिया। मेरी समझ में नहीं आता, जंगल में सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने किसका बुरा किया है? मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, तो उन्हें क्या दिक्कत है? बरसों पहले हुई किसी लड़ाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? और वैसे भी सच जाने बिना ये मुझे बांझ कैसे करार कर सकते हैं? एक अरसे से रिक्कू ने अपने मन में जो दर्द दबा कर रखा था, उस दिन उसने बाहर निकाला। रिक्कू को सांत्वना देने के अलावा बीगू और कुछ नहीं कर पाया। यूं हर दिन अपमानित होकर, हर पल की नफरत सहकर रिक्कू तोती अपने घर वालों से तो नहीं, पर जंगल वासियों से बहुत दुख झेल रही थी। यूं एक दिन किल्लू को रास्ते से गुजरते हुए देखकर मोरनी और कौवी ने जानबूझकर जोर जोर से उसे सुनाई दे इस तरह आपस में बात की। देखा भाभी, उस किल्लू की बहू को 2 साल हो गए, पर अब तक एक बच्चा नहीं दे पाई। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शादी करो तो दोनों तरफ के 7 पीढ़ियों को देखकर ही करो। वैसे भी मैंने सुना है उस जंगल वासियों की यही समस्या है, वहाँ पर ज्यादातर बांझ ही हैं। तभी तो अपने पूर्वजों ने बताया कि क्या करे क्या न करे। उनकी बात ना मानकर अपनी मर्जी की करो तो और क्या होगा। जैसे अपने जंगल में लड़कियों की कमी थी, बताओ क्या यहाँ पर अप्सराओं की कमी थी जो उन्होंने दुश्मन जंगल की तोती को बहू बनाया। और भाभी, तुमने एक बात पर गौर किया, जब से वो आई है ना इस जंगल में, बरसात ही नहीं हुई यहाँ। ना जाने अपने साथ कितनी पनौतियाँ ले आई है महारानी। यूं बड़ी निष्ठुरता से बात की उन दोनों ने। ऐसे में एक दिन ये पता चला कि रिक्कू तोती माँ बनने वाली है। इस खुश खबर से घर का माहौल बहुत ही खुशहाल हो गया। सभी बहुत खुश थे। रिक्कू तोती ने अपनी खुशी फोन कर अपने माँ के साथ बांटी। तब रिक्कू की माँ ने फोन पर उससे कहा, देखो बेटा, लंबे इंतजार के बाद अब तुम माँ बनने वाली हो। हम बहुत खुश है बेटा, पर हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते और ना ही तुम्हें यहाँ बुला सकते हैं। हम जंगल के नियमों से बंधे हैं,
इसलिए इन दिनों की ख्वाहिशें तुम वहीं पर पूरी कर लो। एक बेबस माँ तुमसे और क्या कहेगी। यूं निस्सहाय माँ ने कहा। ये जानकर रिकू को सांत्वना देते हुए किल्लू ने कहा, बहू रानी, तुम इन बातों को अपने दिल पर मत लेना। तुम्हारी गोद भराई की रस्म मैं धूमधाम से करवाऊंगी। 7वें महीने में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगी। यूं किल्लू ने कहा। एक सास को माँ की तरह प्यार जताते हुए देख रिकू बहुत खुश हुई और इसी खुशी में अगले 4 महीने बीत गए। एक दिन बीगू ने माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, अगर गोद भराई में कोई नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम खुद ही साज सजावट कर धूमधाम से रिकू की गोद भराई करेंगे माँ। जैसे तय किया था, धुआंधार बरसाती मौसम में साज सजावट में रिकू की गोद भराई शुरू हो गई। पर अचानक तूफानी हवा चली और झोंके में टेंट उड़ गया। वैसे ही रिकू को पनौती मानकर जंगल में सभी उसके बारे में कटु शब्द बोलते थे। यूं अपमानों और बद्दुआओं के बीच धुआंधार बरसात में रिकू की गोद भराई भीगते हुए हो गई। तब रिकू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, अब दुखी मत होइए। इस बरसात को मैं भगवान की ओर से आया मेरे लिए आशीर्वाद ही मान रही हूँ। वैसे भी आज कोई भी मुझे आशीर्वाद देने नहीं आया, पर अब भगवान का आशीर्वाद मिल गया है ना। यूं रिकू ने खुश होकर कहा। 2 महीने बाद रिकू ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद जंगल में सब कुछ अच्छा होने लगा। समय के साथ जंगल वासियों को रिकू से नफरत कम हो गई और धीरे धीरे सभी ने उसे अपना लिया। यूं धुआंधार बरसात में रिकू की गोद भराई के बाद जिस बेटे को उसने जन्म दिया, उसके आगमन से सभी के मन से नफरत खत्म हो गई।